So how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to the Civil Point Institute इंदौर। तो इस सेशन में हम आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स की चौथी यूनिट शुरू करने वाले हैं, जो कि है आपका फ्लो मेजरमेंट। और बेसिकली हम यहाँ पर जो फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं वो आपके एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी जो आई हुई है उसके अंदर जो आप चाणक्य बैच में हमारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो हम कवर यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो टोटल अभी तक हमने 3 यूनिट्स कवर कर ली हैं, जिसमें सबसे पहले आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड था, देन आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड था और थर्ड आपका टाइप्स ऑफ फ्लो था। तो ये सारी तीनों यूनिट्स हमने कवर कर लिए हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। इस यूनिट में हम आपकी यूनिट नंबर 4 में हम फ्लो मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है ये भी। और अगर हम फ्लो मेजरमेंट के बारे में बात करें, जैसे कि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मेंशन है फ्लो मेजरमेंट, ठीक है, तो फ्लो मेजरमेंट एक काफी बड़ी यूनिट है, क्योंकि स्पेसिफिकली हमें बहुत सारा ऐसे डिटेल में बताया नहीं गया हुआ है कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हमें सभी कुछ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इसको पूरे अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो फ्लो मेजरमेंट अगर हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में, थोड़ा सा शॉर्ट में, ब्रीफ में समझने की कोशिश करें कि क्या होता है, तो वो हम पहले देखते हैं। फ्लो मेजरमेंट का मतलब होता है कि जो भी फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं फ्लूइड की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, आपका हेड लॉस हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मेजर करनी होती है। अब पॉइंट आता है क्यों मेजर करनी है, क्योंकि जितने भी आपके फ्लूइड के एप्लीकेशन है ना, जैसे अगर हम फ्लूइड को स्टोर करने के लिए आपके रिजर्वायर्स बनाते हैं, है ना, तो वो रिजर्वायर के हमको जो डेप्थ है वो पता होना चाहिए, कितना उसकी कैपेसिटी है वो हमको पता होना चाहिए। तो जब तक हम फ्लूइड को मेजर नहीं करेंगे, ये सारी चीजें भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इनटू वेलोसिटी, है ना। इसी तरीके से हम वेलोसिटी की मदद से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको मेजर करके हम फ्लूइड की जो एप्लीकेशंस हैं उनको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फ्लो मेजरमेंट का मतलब ये होता है। अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि जब भी हम फ्लो मेजरमेंट की बात करते हैं या जब भी हम मेजरमेंट टर्म सुनते हैं फ्लो के साथ जब भी हम मेजरमेंट टर्म सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहले डिस्चार्ज। तो हमारे दिमाग में हम एक मिथ बना लेते हैं कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्लो का डिस्चार्ज निकालेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ही आपका क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज के साथ साथ दूसरी चीजें भी हमको यहाँ पर पढ़नी होंगी, चाहे वो आपका हेड लॉस हो, चाहे वो आपकी वेलोसिटी हो, चाहे वो आपका प्रेशर हो, तो ये सारी चीजें भी हमको साथ में देखनी पड़ेंगी। चलिए, तो कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है यहाँ पर, तो शुरुआत हम करेंगे आपके फ्लूइड डायनेमिक्स से। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स हम समझेंगे, क्योंकि जब भी आपको फ्लो को मेजर करना है, यानी कि आपका फ्लो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अगर हमको मूविंग फ्लूइड को मेजर करना है तो उसके लिए हमें फ्लूइड डायनेमिक्स समझना होगा कि किस तरीके से फ्लो को हम मूव कराते हैं। इसके पहले हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में बात की थी, जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो समझ रहे थे, तो उसमें हमने ये मान के चला था कि जो भी फोर्सेस इस मोशन को कॉज करा रही हैं, उनको हमको कंसीडरेशन में नहीं लेना है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरी की पूरी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी वगैरह काफी सारी चीजें यहाँ पर हमको मेजर करनी है, डिस्चार्ज मेजर करना है। तो हमको जो फोर्सेस ने उन चीजों को कॉज किया है, तो उसको भी हमको एनालाइज करना पड़ेगा, उनको भी हमको देखना पड़ेगा। तो शुरुआत हम करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स से। टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस हमारे फ्लूइड में लगती हैं जो कि इस मोशन को कराती हैं, और इस मोशन को कराने के बाद जो आपका डिस्चार्ज वगैरह है वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके साथ हम कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, जिनसे हमको इनको जो हमारा फ्लो है उसको एनालाइज करने के लिए मदद मिलेगी। जैसे कि आपकी बर्नौली इक्वेशन हो जाती है, यूलर्स इक्वेशन हो जाती है। फिर हम कुछ एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन देखेंगे, जिससे हम जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है उनको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि डिस्चार्ज एंड वेलोसिटी, जिसमें हम वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब, नोजल और आपका एल्बो मीटर, एनोमीटर, ऐसी सारी चीजें हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें तो हम देखेंगे ही देखेंगे। बेसिकली ये जो चीजें हैं, बेसिकली ये जो आपके डिवाइसेस मैंने नाम लिया अभी, वो पाइप फ्लो के लिए यूज होते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम पाइप के केस में काम करते हैं, और भी सारी चीजें हम देखते हैं, जैसे कि आपका रिजर्वायर हो गया और आपका और भी चीजें हैं। तो उस केस में हम कैसे फ्लो को मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम आगे के सेशंस में ऑरिफिस और माउथ पीस के बारे में बात करेंगे। और लास्टली हम देखेंगे कि किस तरीके से वेयर और नॉचेस से भी हम डिस्चार्ज और फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में हम हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमारे बेसिक फॉर्मुलेस होते हैं, जैसे कि मैनिंग्स फॉर्मूला, देन आपका चीजीज फॉर्मूला और बेजेंस फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मुलोस की मदद से हम हेड लॉस कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो बेसिकली सारी चीजें हम यहाँ पर फ्लो से रिलेटेड जो भी हमको मेजर करना है वो सारी चीजें हम देखेंगे, पर कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट में और जल्दी से जल्दी ये सारी चीजें आपको बताऊं, ज्यादा हम इसको डीप में ना लेकर जाएं। जितनी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको ही सब समझें। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ऑल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग फ्लूइड रिक्वायर मेजरमेंट, तो कोई भी आपके एप्लीकेशन हो फ्लूइड में, उसमें हमको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हम मेजर करेंगे,
है ना, फ्लो मेजरमेंट क्या क्या चीजें मेजर करेंगे। तो सबसे पहले अगर ज्योमेट्री ऑफ फ्लो की हम बात करें तो ज्योमेट्री ऑफ फ्लो में पहली चीज जो हम मेजर करेंगे दैट इज योर डेप्थ। देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका एरिया, डेप्थ के बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन आपकी लोकल प्रॉपर्टीज, लोकल प्रॉपर्टीज मैं इसलिए बोल रहा हूं, लोकल का मतलब क्या होता है कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे वो क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। जैसे कि आपकी वेलोसिटी, योर प्रेशर, योर हेड लॉस, तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी हेड लॉस चेंज होता जाएगा, आपका डिस्टेंस अलग होता जाएगा, वेलोसिटी अलग होती जाएगी, एरिया अलग होता जाएगा, सॉरी एरिया नहीं, प्रेशर अलग होता जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया आपकी लोकल प्रॉपर्टीज। थर्ड है आपकी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टीज। इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी उन पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होंगे, जैसे कि पावर और डिस्चार्ज। तो जो पावर और डिस्चार्ज है वो प्रीवियस प्रॉपर्टीज पे क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ये तीन चीजें हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि हम फ्लो मेजरमेंट में क्या क्या चीजें मेजर करेंगे। पहले हमने बात किया हम वेलोसिटी को मेजर करेंगे, देन हमने देखा कि हम एरिया को मेजर करेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे, उसके बाद हेड लॉस को मेजर करेंगे, डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं और पावर को मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट भी किसमें करना है ना, देखिए आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ बोल दिया गया है फ्लो मेजरमेंट, पर फ्लो तो हर जगह हो सकता है। फ्लो तो आपका ओसीएफ में हो सकता है, ओसीएफ का मतलब होता है ओपन चैनल फ्लो, जैसे कि आपकी जो नालियां होती हैं, जो आपके नाली नाली से इजिली आप रिलेट कर लेंगे। सेकेंडली अगर मैं देखूं तो जो आपके कैनाल्स होते हैं, है ना, तो वो होते हैं आपके ओपन चैनल, यानी कि ऊपर का जो सरफेस है वो ओपन है, ऊपर का जो सरफेस है वो ओपन है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो उसको हम ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। देन आपका क्लोज्ड सिस्टम हो सकता है, जैसे कि पाइप, है ना, तो पाइप पे भी आप फ्लो को मेजर कर सकते हैं। रिवर हो गया, तो अलग अलग जगह आप फ्लो को मेजर कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है कि हमको कहाँ के लिए फ्लो को मेजर करना है, तो इसलिए हमको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। चलिए, तो यहां तक तो क्लियर है कि किस तरीके से हम फ्लो को मेजर करते हैं और क्यों फ्लो को मेजर करना है, और फ्लो मेजरमेंट होता क्या है, क्या क्या चीजें फ्लो में हम मेजर करते हैं। तो फिर हम शुरुआत करते हैं हमारा सबसे पहले फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, डायनेमिक्स ऑफ फ्लो। तो हमने देखा था इसके पहले जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड भी पढ़ रहे थे और हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स भी पढ़ा, तो हमने देखा कि टोटल हम जो फ्लूइड है उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला होता है स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, जहां पे हम फ्लूइड को स्टडी तो कर रहे होते हैं पर रेस्ट कंडीशन में कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक बाल्टी है उसके अंदर पानी भर के रख दिया, तो वो हो गया आपका फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक, सेकंड हमने बात की फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में, जिसकी जैसे कि आपका पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, यानी फ्लो जो आपका वाटर है इट इज इन मोशन, बट द फोर्सेज विच आर कॉजिंग द मोशन इज नॉट कंसीडर्ड। जिस फोर्स ने उस मोशन को कॉज किया है उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड था। थर्ड फिर हमने अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो फोर्सेस उस मोशन को कॉज कर रही हैं, जो भी फोर्सेस हैं जिसकी वजह से वो मोशन कॉज हो रहा है उसको भी हम एनालाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, ये फ्लूइड पार्टिकल में जब तक मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपनी स्टेशनरी कंडीशन पर बना रहेगा। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ एनीथिंग इज रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो ये कोई भी एक पार्टिकल है, इट विल बी इन रेस्ट जब तक मैं बाहर से इसमें डिस्टर्बेंस कॉज नहीं करूंगा। बाहर से मैंने ये डिस्टर्बेंस कॉज किया, ठीक है, ये मेरी पार्टिकल है, बाहर से मैंने डिस्टर्बेंस कॉज किया, तो अब ये जो मैंने डिस्टर्बेंस कॉज किया इसको भी मुझे पढ़ना होगा। इसके पहले जब मैं फ्लूइड काइनेटिक्स में आपको टाइप्स ऑफ फ्लो बता रहा था तो वहां पे ये जो मैंने डिस्टर्बेंस कॉज किया इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, पर इस डिस्टर्बेंस के बारे में भी मुझे बात करनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं कि अगर आप कहीं भी किसी भी बॉडी पे फोर्स को लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि उसमें मोशन होगा। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि हमें मोशन को पढ़ने की क्या जरूरत है, तो अगर हमको फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना है तो उसके मोशन को भी समझना होगा। ठीक है, तो फ्लूइड इक्वल्स टू मास, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि आपका यहां पर मेंशन है, आप देख सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और फोर्स आपका जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम न्यूटन्स लॉ और लॉ ऑफ नेट फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपके जीएस वाला जो पार्ट है वहां पे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ नेट फोर्सेस, तो वो क्या होता है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ही होता है, एफ इक्वल्स टू एम। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, है ना, हमको फोर्सेस को अगर समझना है तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस को भी समझना होगा। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, यहां पर बेसिकली तीन तरीके की फोर्सेस होती हैं। पहली फोर्सेस होती है आपकी बॉडी फोर्सेस या फिर वॉल्यूम फोर्सेस, जो ऐसी फोर्सेस जो पूरी की पूरी वॉल्यूम पे लग रहा होगा। ठीक है, ये इसका देखिए आप, ये बॉडी है, इस पे आपको ये सरफेस दिख रहा होगा, लेकिन अगर कोई भी ऐसी फोर्सेस है जो पूरी की पूरी बॉडी पे लग रहा है, अंदर बाहर सब जगह पूरी की पूरी बॉडी पे लग रहा है, पूरी की पूरी वॉल्यूम पे लग रहा है, दैट इज नोन एज योर बॉडी फोर्सेस और वॉल्यूम फोर्सेस। देन कुछ फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ सरफेस पे लगती हैं, जैसे कि प्रेशर, प्रेशर ऑलवेज एक्ट ऑन द सरफेस। ठीक है, शेयर स्ट्रेस, तो ये हमेशा कहां पे लग रहा होता है, सरफेस पे लग रहा होता है। तो ये हो गई आपकी सरफेस फोर्सेस। और कुछ फोर्सेस होती हैं जो सिर्फ एक एक ऐसे लीनियर कंपोनेंट पे लग रही होती है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीन लाइन दिख रही होंगी, सिर्फ अगर एक लाइन पे लग रही है तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन।
यूनिट नंबर 1 ऑफ फ्लूइड में देखा था। ठीक, तो 3 तरीके की फोर्सेस आपकी यहाँ पर होती हैं, बॉडी फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस एंड लीनियर फोर्सेस। तो देयर आर टोटल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बॉडी फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस एंड लीनियर फोर्सेस। अब हम बात करते हैं बॉडी फोर्सेस के बारे में, जिसको हम वॉल्यूम फोर्सेस भी बोलते हैं। तो दीज फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो ये जो फोर्सेस होती हैं, ये किसके प्रोपोर्शनल होती हैं? ये प्रोपोर्शनल होती हैं आपके जो वॉल्यूम होती है बॉडी के, उसके प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे कि आपका वेट, तो वेट पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। कोई भी अगर कंपोनेंट में इसका अलग कर दूं तो वेट इसका कम हो जाएगा, तो पूरे के पूरे वॉल्यूम पे आपका वेट डिपेंड करता है। देन आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गई, तो ये पूरी की पूरी बॉडी पे डिपेंडेंट होती है। तो इट इज टाइप ऑफ वॉल्यूम फोर्सेस और बॉडी फोर्सेस। ठीक है, देन आता है आपका सरफेस फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ओनली ऑन द सरफेसेस। ऐसी फोर्सेस जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे एक्ट कर रही होती हैं, उनको हम बोलते हैं सरफेस फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपका सरफेस है, सिर्फ यहाँ पे लग रही हूँ, या फिर यहाँ पे बस लग रही हूँ, या फिर यहाँ पे बस लग रही हूँ, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सरफेस फोर्सेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेशर फोर्सेस, शियर या टेंजेंशियल फोर्सेस, फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये कोई आपका पार्टिकल है, इस पे हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाई, तो ये क्या हो जाएगी? फोर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। इसी तरीके से आपकी टेंशन फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, देन आपका फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस। तो ये सारी ऐसी फोर्सेस हैं विच आर द प्राइम एग्जांपल्स ऑफ सरफेस फोर्सेस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर फोर्सेस। तो लीनियर फोर्सेस का आपका एग्जांपल है सरफेस टेंशन विच इज एक्ट ऑन द पेरिफेरी ऑफ टू बॉडीज, है ना। मान लीजिए लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है, तो इनको सेपरेट करने वाली जो लेयर होती है, ये क्या होती है? सरफेस टेंशन होती है। एंड इट इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन की वजह से होती है ये। ठीक है, और हमेशा कैसी होती है? टेंसाइल इन नेचर होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। चलिए, तो ये सारी फोर्सेस आपकी हो गई। अब फ्लूइड पे कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ, टोटल 3 तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक होती है वॉल्यूम फोर्सेस, जिसको हम बॉडी फोर्सेस भी बोलते हैं, एक होती है सरफेस फोर्सेस, और दूसरी तीसरी होती है हमारी लीनियर फोर्सेस। सो देयर आर बेसिक ऑफ टोटल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ। ठीक, अब बात आता है कि ये जो फोर्सेस हैं, जो भी किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो वो कौन कौन सी फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे जो कि मोशन को कॉज करती हैं, क्योंकि हमें तो मोशन से मतलब है ना। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब ही क्या होता है? कि फोर्सेस विच आर कॉजिंग द मोशन। तो कौन कौन सी फोर्सेस मोशन को कॉज करती हैं? ठीक, तो सबसे पहले होती है आपकी ग्रेविटी फोर्सेस। ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो फ्लूइड पे पार्टिकल पे फोर्स लग रही होती है, वो पहली चीज होती है जो मोशन को कॉज करती है। देन आपका होता है फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। सेकंड फोर्स कौन सी है? फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट है आपकी विस्कस फोर्स, जो कि अभी तक हम देख भी रहे थे। फिर आपका टर्बुलेंस फोर्स होती है, प्रेशर फोर्स होती है, और सरफेस टेंशन। तो टोटल आपकी 6 तरीके की फोर्स होती है। तो कभी भी अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस विच आर कॉजिंग द फ्लो, कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से फ्लो होता है, तो टोटल आपकी 6 तरीके की फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से फ्लो होता है। कौन कौन सी? प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, और कौन सी रह गई आपकी? टर्बुलेंस, प्रेशर, विस्कस, ग्रेविटी, कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन। तो अब इसको याद कैसे रखें? इतनी सारी फोर्सेस है, याद कैसे रखें? तो आपने सुना होगा एक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला पीवीसी, जो कि आप यूज करते हैं जब हम पाइप में यूज करते हैं, है ना। तो वो आप पीवीसी याद रखिए। और अगर आप कोई पीवीसी की मटेरियल खरीद रहे हैं तो आपको क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, पीवीसी का जीएसटी। तो पी से हो जाएगी आपकी प्रेशर फोर्स, बी से हो जाएगी आपकी विस्कस फोर्स, सी से हो जाएगी आपकी कंप्रेसिबिलिटी फोर्स, डी से हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, एस से हो जाएगी आपकी सरफेस टेंशन फोर्स, और टी से हो जाएगी टर्बुलेंस फोर्स। तो दीज आर द वेरियस फोर्सेस जो कि किसी बॉडी पे एक्ट करती हैं व्हेन इट इज फ्लोइंग। ठीक है, पर इनमें से कुछ फोर्सेस इतनी कम होती हैं कि उनको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर लेकिन अभी शुरुआत में हम देखेंगे, अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से हमें बताया कि कौन कौन सी फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे जब भी हम किसी भी फ्लूइड के मोशन को एनालाइज कर रहे होंगे। तो वो देखते हैं आप सबसे पहले। यहां तक तो क्लियर है कौन कौन सी फोर्सेस? अभी तक हमने क्या चीजें कवर की? टोटल हमने 2 ही चीजें कवर की हैं बेसिकली, जो इंपॉर्टेंट थी। पहला हमने देखा कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कौन कौन सी जो फोर्सेस होती हैं वो किसी भी बॉडी पे एक्ट करती हैं व्हेन इट इज इन मोशन। ठीक, चलिए, तो अब इसके बाद ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से फ्लो को बताया। जैसे न्यूटन्स ने बोला, जो अभी मैं आपको बता रहा था, वो न्यूटन की सेकंड लॉ के हिसाब से था कि ये सारी फोर्सेस किसी भी मोशन को कॉज करती हैं। जैसे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, और आपकी कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो ये सारी फोर्सेस किसी भी मोशन को कॉज करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा सकता है? जो क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन while analyzing the fluid in motion, Newton considered which of the following forces? तो न्यूटन कंसीडर टोटल ऑफ 6 फोर्सेस। न्यूटन ने कितनी फोर्सेस को कंसीडर किया? टोटल 6 फोर्सेस को कंसीडर किया। प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स और आपका टर्बुलेंस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो आपका जो न्यूटन था उन्होंने ये सारी फोर्सेस को कंसीडर किया। आपके कौन है, रेनॉल्ड्स है, और रेनॉल्ड्स ने क्या किया, आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन की फोर्सेस थी उसको रिमूव कर दिया। उन्होंने बोला कि ये काफी माइनर होती हैं, काफी कम होती हैं, तो उन्होंने क्या किया, कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन एस और सी, कंप्रेसिबिलिटी एंड सरफेस टेंशन फोर्सेस को अलग किया, और उन्होंने बोला कि जो भी मोशन होता है किसी भी फ्लूइड में, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स एंड टर्बुलेंस फोर्स। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने बोला कि सारी फोर्सेस की वजह से मोशन होता है, चाहे जितनी भी हमने 6 फोर्सेस पढ़ी। उसके बाद रेनॉल्ड्स आए, रेनॉल्ड्स ने बोला कि नहीं, आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी फोर्स होती हैं और जो आपकी सरफेस टेंशन फोर्स होती हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो काफी कम होती हैं। देन आप क्या है, नेवियर, और नेवियर ने बोला कि भाई आप जो टर्बुलेंस फोर्स है उसको भी निगलेक्ट कर दीजिए। आपने पहले कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन फोर्स तो निगलेक्ट की हुई है, आप टर्बुलेंस फोर्स भी निगलेक्ट कर दीजिए क्योंकि वो भी बहुत कम होती हैं। तो नेवियर ने एक तीसरी तरीके की फोर्सेस को भी क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद आए हमारे यूलर, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये यूलर जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि सारी फोर्सेस हटाओ, सिर्फ सिर्फ जो ग्रेविटेशनल और प्रेशर फोर्सेस हैं उनको कंसीडर करो क्योंकि वही सिग्निफिकेंट होती हैं, और बाकी सारी फोर्सेस बहुत चुटर पुटर छोटी मोटी सी होती हैं, तो उनको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे बनेगा वो ये बनेगा कि यूलर यूलर कंसीडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस टू एनालाइज द फ्लूइड इन मोशन। यूलर ने कौन कौन सी फोर्सेस को कंसीडर किया था जब वो फ्लूइड जो था उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने दो फोर्सेस को कंसीडर किया था, द फर्स्ट वन इज द ग्रेविटी फोर्स एंड द सेकंड वन इज योर प्रेशर फोर्स। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। कुछ नहीं है, बेसिक सा है कि टोटल पहले तो हमने देखा कि तीन तरीके की फोर्सेस होती हैं। एक होती है हमारी बॉडी फोर्सेस जिसको हम वॉल्यूम फोर्सेस बोलते हैं, देन होती है आपकी सरफेस सरफेस फोर्सेस, तीसरी होती है आपकी लीनियर फोर्सेस। तो ये तीन तरीके की फोर्सेस होती हैं। उसके बाद एनालाइज करना है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम देख रहे थे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो कौन कौन सी फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट कर सकती हैं, तो न्यूटन ने बोला कि टोटल 6 तरीके की फोर्सेस किसी भी बॉडी पे एक्ट कर सकती हैं अगर उसको मोशन में आना है तो। वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि नहीं, रेनॉल्ड्स आए तो उन्होंने बोला कि सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को अलग कर दो। उसके बाद हमारे नेवियर आए, उन्होंने बोला टर्बुलेंस फोर्स को भी अलग कर दो। फिर हमारे यूलर आए, उन्होंने बोला कि सबको अलग कर दो, विस्कस फोर्स को भी अलग कर दो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी और प्रेशर फोर्स को कंसीडर करो। ठीक, इसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको उन्होंने बोला यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको उन्होंने क्या बोला, यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें ना उन्होंने तीन अजम्पशन लिए, इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उन्होंने तीन अजम्पशन लिए कि फ्लो कैसा होना चाहिए, लैमिनार होना चाहिए। आपको पता है लैमिनार फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है इन द केस ऑफ पाइप फ्लो, 500 से कम होती है इन द केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, और 1000 से कम होती है इन द केस ऑफ आपकी जो फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स होता है। तो ये तो आपको पता है। और क्या होता है लैमिनार फ्लो का मतलब, कि आने की जहां पे फ्लूइड जो है वो लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा हो। ठीक है, जो अपना ट्रैक है उसको पकड़ा हुआ है आपका, जो जो हम जैसे हमने देखा था कि जो रनर होते हैं वो एक ही की ट्रैक में हमने दौड़ रहे हैं, तो लेयर बाय लेयर अपना फ्लूइड का मोशन हो रहा है। ठीक, सेकंड उन्होंने बोला कि फ्लो रोटेशनल होना चाहिए, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट तो फ्लो रोटेट करेगा, पर अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, खुद की एक्सिस के अबाउट जो है वो फ्लूइड जो है वो रोटेट नहीं करेगा। और फ्लो कैसा होना चाहिए, इन विस्कस होना चाहिए, यानी कि विस्कोसिटी उसकी जीरो होना चाहिए। तो ये तीन कंसीडरेशन में उन्होंने तीन कंसीडरेशन लिए। ठीक, क्या किया उन्होंने, एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट कंसीडर किया फ्लो के अंदर, किसी भी फ्लूइड के पार्टिकल के अंदर एक उसने सिलेंड्रिकल एलिमेंट को कंसीडर किया। उस सिलेंड्रिकल एलिमेंट में उन्होंने देखा कि ये आपका एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, हमने क्या लिया है, एक स्ट्रीमलाइन ली हुई है। ठीक है, कोई ऐसी फिक्स डायरेक्शन नहीं है, एक हमने रैंडम स्ट्रीमलाइन ली हुई है, और उसके अंदर एक हम एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट है बिल्कुल हमारा सिलेंड्रिकल छोटा सा एलिमेंट। आपने इंटीग्रेशन में भी देखा होगा कि हम एक एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा एरिया हमको मिल जाता है। सेम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस साइड पे क्या लग रहा है उसका, P इंटू डी है। आपका फोर्स क्या होता है, हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स क्या होता है आपका, प्रेशर इंटू एरिया। तो एक एंड पे उसका क्या लग रहा है, प्रेशर इंटू एरिया लग रहा है। तो जैसे जैसे इतना डेप्थ हम और इतना डीएस लेंथ हम और आगे जाएंगे, ये डीएस लेंथ है उसकी, इतना जैसे जैसे हम और आगे जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डीएस वेरिएशन और आएगा। देखिए यहाँ पे अगर प्रेशर पी लग रहा था तो इतना जाने के बाद, इतना बढ़ने के बाद कुछ ज्यादा लग रहा होगा, तो वो कितना ज्यादा लग रहा है, डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस। टेलर्स इक्वेशन की मदद से हम इसको डिराइव करते हैं, खैर वो अभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना आप याद रखिए कि जितना हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो कुछ डेल एक्स प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, डेल पी प्रेशर कुछ बढ़ जाएगा, और वो डेल पी प्रेशर कितना बढ़ रहा है, डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस के बराबर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस एंड पे कितना लग रहा है, पी प्लस डेल पी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस। इस एंड पे कितना लग रहा है, पी इंटू डी ए। चलिए, तो ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा।
अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इस इक्वेशन को उन्होंने पूरा डिराइव किया। कैसे? समेशन ऑफ, ये जैसे मैंने एलिमेंट यहाँ पे बनाया, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल्स टू 0, जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करके, हमारे लिए अभी वो डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफी डिटेल हो जाएगा और एक लेक्चर पूरा आपका उसी में चला जाएगा, क्योंकि खैर वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि वहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। सीधे सीधे आपकी जो इक्वेशन है वो हम देख रहे हैं। इक्वेशन उन्होंने जो डिराइव की वो क्या डिराइव की? डेल पी अपॉन रो इंटू डेल एस प्लस जी डी डी अपॉन डी जेड ds प्लस बी डी वी अपॉन ds इक्वल्स टू 0। डेल पी क्या है? आपका चेंज इन प्रेशर है, रो आपकी डेंसिटी है, ds आपका डिस्टेंस है। ds क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। g क्या है? आपकी ग्रेविटी है। dz क्या है? आपका चेंज इन हाइट, ठीक है। इधर से इधर आने पे जो हाइट में चेंज आ रहा है ना, यहां से आपका यहां तक जो हाइट में चेंज आया है, दैट इज नोन एज योर dz, ठीक है। dz आपका चेंज इन हाइट हो गया, v आपकी वेलोसिटी हो गई, dv आपकी चेंज इन वेलोसिटी हो गई। तो ये उन्होंने पूरी इक्वेशन दी, dp अपॉन s, ठीक है। यहां से हमने ds को कॉमन लेकर 0 कर दिया, तीनों में ds आ रहा था। तो जो हमको फाइनल इक्वेशन देखने को मिली, जिसको हम यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, इट इज नोन एज dp अपॉन रो या डेल p अपॉन रो प्लस gdv प्लस vdv अपॉन प्लस vdv इक्वल्स टू 0। तो ये होती है आपकी यूलर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, क्या होती है? dp अपॉन रो प्लस ddz प्लस vdv इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी को निग्लेक्ट किया था, ठीक। तो इक्वेशन इज वैलिड फॉर नॉन विस्कस और इन विस्कस फ्लो, ठीक है। तो जब विस्कोसिटी 0 होगी तभी ये इक्वेशन जो होती है वो वैलिड होती है, यानी कि फॉर आइडियल फ्लो। तो मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत अक्सर पूछा जाता है कि यूलर इक्वेशन इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ फ्लो। तो यूलर इक्वेशन इज वैलिड फॉर इनविस्किड फ्लो। जब आपकी विस्कोसिटी जो होती है वो 0 होती है, तभी आपका जो यूलर इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वैलिड होता है। साथ ही साथ आपने फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंस भी यहाँ पे निगलेक्ट की थी। फोर्स ड्यू टू जो टर्बुलेंस था वो भी आपने यहाँ पे निगलेक्ट की थी। तो अगर टर्बुलेंस की वजह से कोई फोर्स नहीं आ रही, टर्बुलेंस अगर आता है यानी कि लैमिनार फ्लो नहीं होता, फिर आपका वो कौन सा फ्लो हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। अगर टर्बुलेंस आ रहा है यानी कि बहुत ज्यादा उसमें छितर बितर हो जा रहा है फ्लो। अगर इतना ज्यादा टर्बुलेंस आ रहा है तो यानी कि फ्लो कैसा है आपका? फ्लो यानी कि आपका टर्बुलेंट है। तो आपने तो टर्बुलेंस फोर्स को कंसीडर ही नहीं किया ना, तो फ्लो कैसा है? लैमिनार है। तो इट इज ओनली फॉर द वैलिड फॉर द लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। तो एक तो ये दो चीजें क्लियर हो गई कि फ्लो किसके किसके लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि हमने विस्कस फोर्स को कंसीडर किया नहीं है। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर इनविस्किड फ्लो, जब विस्कोसिटी 0 होगी। सेकेंडली हमने टर्बुलेंस फोर्स को भी अलग कर दिया, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को भी अलग कर दिया, सरफेस टेंशन फोर्स को भी अलग कर दिया। तो टर्बुलेंस फोर्स को अलग किया, दैट मींस हमने टर्बुलेंट फ्लो को अलग कर दिया। तो अब फ्लो कैसा रहेगा? सिर्फ और सिर्फ लैमिनार रहेगा। थर्ड यहाँ पे एक और पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस किस इक्वेशन पे ये बेस होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पे बेस होती है ये इक्वेशन? इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे तो आपका जो मोमेंटम रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है आपका फोर्स इंटू, या आपका जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना, फोर्स इंटू चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं तो एक बहुत तेजी से आप जा रहे हैं, है ना, तो आपका जो आप जो ट्रेवल कर रहे हैं वही क्या होती है? आपका मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो मोमेंटम रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इक्वेशन यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन किस पे बेस होती है, तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है आपका? m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो इसी इक्वेशन को अगर मैं क्या करूं, इसी इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे बर्नौली इक्वेशन मिल जाती है। क्या हुआ कि जो यूलर इक्वेशन है, बर्नौली ने उसी इक्वेशन को उठाया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल गया? जैसे आपका डेल पी अपॉन रो प्लस जी डी डी प्लस वी डी वी इक्वल टू 0 था, इसको हम इंटीग्रेट कर दें। तो डेल पी अपॉन रो को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेल पी को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। जीजेड को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल डेप्थ मिल जाएगी, और वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। तो जब आप इन सबको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? तब आपको आपकी जो बर्नौली इक्वेशन है वो मिल जाएगी। यहां पर एक चीज और याद रखने वाली है कि डेल पी अपॉन रो डी एस प्लस जी डी डी प्लस वी डी वी इक्वल्स टू 0, है ना। यानी कि आपकी जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल है, ये तीनों चीजों को मिलाकर जो आपको मिल रहा है वो किसके बराबर मिल रहा है? 0 के बराबर मिल रहा है ना। और जब आप 0 को क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। तो बर्नौली इक्वेशन क्या बोलता है कि आपकी जो भी एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आपकी जो बर्नौली इक्वेशन है वो बेस होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। यूलर इक्वेशन थी बेस आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, पर जो बर्नौली इक्वेशन है इट इज बेस्ड ऑन
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहने की ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है, जैसे कि आपका मास होता है, ठीक। तो यहीं पे ये जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है किस पे बेस होती है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस होती है। तो डेल पी को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको पी मिल गया, डीजेड को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको जी मिल गया, और v को आपने इंटीग्रेट किया तो v स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो इसमें तीन टर्म आपको दिख रही हैं, एक आपको दिख रहा है p अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड, ये तीनों टर्म का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। जो पहली टर्म है वो आपको बताती है प्रेशर के बारे में, ठीक है, जो पहली टर्म है वो आपको बताती है प्रेशर कितना लग रहा है। सेकंड टर्म है जो आपको बताती है वेलोसिटी के बारे में, और थर्ड आपको बताती है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं, पर ये बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करने के लिए उन्होंने कुछ असम्पशन लिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला उन्होंने बोला कि फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन, जो आपके असम्पशन थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला असम्पशन ये होता है कि फ्लो इज अलोंग द स्ट्रीम लाइन, जो आपका फ्लो हो रहा है किसी भी स्ट्रीम लाइन जो आप कंसीडर कर रहे हैं उसके अलोंग ही हो रहा है। फ्लो स्टेडी है, स्टेडी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं फ्लो की उसमें चेंज नहीं आ रहे हैं। देन फ्लो आपका इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि जो आपका प्रेशर है वो डेंसिटी का फंक्शन नहीं है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो इसकी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएंगे। फ्लूइड के कोई भी पार्टिकल को अगर पकड़ के मैं दबाऊंगा तो उसके जो उसके जो उसके शेप है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन को हमने यहाँ पर निगलेक्ट कर रखा है और विस्कोसिटी को हमने जीरो मान रखा है। तो ये कुछ हमारे क्या है, ये कुछ हमारे अजम्पशंस हैं जो हम बर्नौली इक्वेशन पर लेते हैं, ठीक है। क्लियर क्या करना है हमको यहाँ पर, सबसे पहले तो हमने देखा यूलर इक्वेशन। यूलर इक्वेशन ने दो चीजें कंसीडर की थी, एक उन्होंने कंसीडर किया प्रेशर और एक उन्होंने कंसीडर किया ग्रेविटी को, और उन्होंने बोला कि इन दोनों फोर्सेस की वजह से कोई भी फ्लूइड का मोशन होता है। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, उन्होंने इक्वेशन दी कि भाई आपका जो डेल पी अपॉन रो है प्लस आपका जो जी डी दी है प्लस वी डी वी है वो इक्वल्स टू जीरो है। तो ये उन्होंने इक्वेशन दी, उसको बर्नौली ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया और अपनी बर्नौली इक्वेशन दे दी। जो यूलर इक्वेशन थी वो मोमेंटम पे बेस होती थी और जो आपकी बर्नौली इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होती है, ठीक। देयर आर सर्टेन कंडीशन इन विच बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, तो ऐसी कुछ कंडीशंस भी होती हैं जिसमें आप बर्नौली इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला अगर आपका लॉन्ग नैरो पैसेज फ्लो है, लॉन्ग नैरो यानी कि सीधे सीधे आपका बहुत छोटा सा चैनल है उसमें आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, नियर सॉलिड बाउंड्री, तो बाउंड्री के जो जैसे ये बाउंड्री है, बाउंड्री के ऊपर अगर मान लीजिए कोई सॉलिड बाउंड्री के पास आपका फ्लो है तो वहां पे आप बर्नौली इक्वेशन को कंसीडर नहीं कर सकते। मैक नंबर जब आपका 0.3 से ज्यादा है वहां पे कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। मैक नंबर जो होता है डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है जो कंप्रेसिबिलिटी को बताता है। तो अगर आपका 0.3 से ज्यादा है तो कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप इनकम्प्रेसिबल नहीं मान के चलोगे क्योंकि आपने तो कंप्रेसिबिलिटी फोर्सेस को कंसीडर ही नहीं किया है। तो अगर फ्लो कंप्रेसिबल हो गया तो फिर आपकी इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगी, यूलर भी वैलिड नहीं रहेगी, आपकी बर्नौली भी वैलिड नहीं रहेगी। वेक रीजन, जो आपका वेक रीजन होता है जैसे कि जहां पे सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई बॉडी है, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है, तो यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में जो एडीज बनती हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेक बोलते हैं। तो वेक रीजन में भी आपकी जो बर्नौली इक्वेशन है इट इज नॉट एप्लीकेबल। देन आपका डाइवर्जिंग फ्लो, डाइवर्ज हो रहा है अगर फ्लो कहीं पे तो भी बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो वैलिड नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है, तो इसमें अलग अलग टर्म अलग अलग चीज को बता रही होती है। बेसिकली बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन होती है आपके प्रेशर हेड। प्रेशर हेड क्या होता है, प्रेशर हेड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फ्लूइड का ये आपका एक पाइप है, ठीक है, आप दो पॉइंट को एनालाइज कर रहे हो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। यहाँ पे आपका एक डेटम होगा जिसको जो डेटम क्या होता है, रेफरेंस, किसी रेफरेंस से आप हाइट नापोगे, तो ये जो डेटम से लेकर इस यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं Z1। ये होता है आपका Z पोटेंशियल एनर्जी या आपका पोटेंशियल हेड, ठीक। इसके बाद अगर आप यहाँ पे मैनोमीटर को इंसर्ट करें, मैनोमीटर एक तरीके का डिवाइस होता है जिससे आप फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपने मैनोमीटर को इंसर्ट किया तो जितना भी यहाँ प्रेशर होगा उतना फ्लूइड यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा, तो जितना भी यहाँ पे फ्लूइड ऊपर चढ़ा वो हो जाता है आपका प्रेशर हेड, ठीक। उसके अलावा वेलोसिटी की वजह से कुछ हेड होगा उसका, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड। तो टोटल तीन तरीके के हेड फ्लूइड के अंदर होते हैं, तीन तरीके की एनर्जीज फ्लूइड के अंदर होती है। हमने क्या बोला कि जो आपकी डेटम हेड है, प्रेशर हेड है और वेलोसिटी हेड है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये तीनों एनर्जी का जो समेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो डेटम की वजह से इसमें एनर्जी है, साथ ही साथ ये जो प्रेशर की वजह से इसमें एनर्जी है और वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे जो आता है उसके ऊपर वो आपका वेलोसिटी आता है, तो ये तीनों जो एनर्जी है वो क्या रहेंगी, हमेशा कांस्टेंट रहेंगी।
ठीक है। आप चाहें तो 2 पॉइंट के बीच में भी बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं, वही हम करेंगे आगे जब हम देखेंगे, आगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन देखेंगे तो 2 पॉइंट लेंगे हम, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। यहाँ पे आपका प्रेशर हेड, डेटम हेड, पोटेंशियल हेड जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी प्रेशर हेड, डेटम हेड और जो पोटेंशियल हेड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इन दोनों जगहों पे हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। पर अभी समझने वाली बात क्या है, अभी समझने वाली बात यह है कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन आपका होता है 3 चीजों की वजह से, प्रेशर हेड, डेटम हेड और वेलोसिटी हेड। इन तीनों हेड को जब आप ऐड करोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, कांस्टेंट के बराबर, यानी कि तीनों क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी चेंज नहीं आ रहा होगा उनमें। ठीक है, कांस्टेंट रहेंगे, उस पॉइंट पे हमेशा वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। यही आपको बोलता है बर्नौली इक्वेशन। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पी अपॉन रो जी किसको बताता है, तो पी अपॉन रो जी आपके प्रेशर हेड को बताता है। देखिए अब यहाँ पे मैंने बर्नौली इक्वेशन क्या लिखी थी, पी अपॉन रो लिखी थी, प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं जी से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगी, पी अपॉन रो जी। और रो जी को आप क्या लिख सकते हो, गामा, यूनिट वेट, यूनिट वेट किसके बराबर होता है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो पी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस इक्वेशन को इस टर्म में भी आप लिख सकते हो, रोजी के टर्म में भी लिख सकते हो। तो पी अपॉन रोजी क्या होता है आपका, पी अपॉन रोजी आपका होता है प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2g आपका काइनेटिक हेड होता है, या इसको हम वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, और जेड जो होता है वो आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हेड। ठीक है, देखिए जैसे कि अगर आपको कभी बोले स्टैग्नेशन प्रेशर निकालना है, तो स्टैग्नेशन प्रेशर में इन दोनों टर्म को बस आप प्लस करेंगे, जेड को छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने जेड वाली टर्म को छोड़ दिया। ठीक है, पी प्लस रो वी स्क्वायर अपॉन 2। उसके अलावा अगर आपसे कभी पूछे कि आपको ये आपका स्टैग्नेशन प्रेशर हो गया, स्टैग्नेशन हेड निकालना है, तो ये पूरी इक्वेशन को हम गामा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं, खैर तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेनली हमारा जो मेन फोकस होगा वो यहीं पे होगा, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। इस सेशन में एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या चीजें हमने कवर की थी। ठीक, हम बात कर रहे हैं हमारे यूनिट नंबर 4 फ्लो मेजरमेंट के बारे में। फ्लो मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, फ्लो मेजरमेंट का मतलब होता है कि जब भी आपको फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग चीजें उनको आप मेजर करते हो, फ्लो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप मेजर करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो मेजरमेंट बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो ज्योमेट्री के हिसाब से हो सकते हैं, प्रॉपर्टी लोकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से आप डेप्थ और एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ये कोई भी आपका फ्लो है, इसकी आप डेप्थ और ये जो एरिया है ये कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सेकंड क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, सेकंड आप उसकी लोकल प्रॉपर्टीज जो हर पॉइंट पे चेंज हो जाएंगी, जैसे कि वेलोसिटी, प्रेशर, हेड लॉस, ये कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड आप उसकी इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टीज जैसे कि डिस्चार्ज और पावर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट है वो अलग अलग जगह आप कर सकते हो, पाइप फ्लो में कर सकते हो, ओपन चैनल फ्लो में कर सकते हो, रिजर्वायर में कर सकते हो, तो डिपेंड्स ऑन यू। अभी हम बात कर रहे हैं जनरलाइज इक्वेशन, जनरल कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फ्लो को मेजर करना है तो पहले फ्लो को कराना होगा, और फ्लो को कराना होगा तो उसको फोर्स लगानी होगी, फोर्स लगाएंगे तो यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो उन फोर्सेस के बारे में हमको पढ़ना होगा, तो उस फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो फोर्स किसकी वजह से होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन की वजह से होती है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ होता है, जिसको हम लॉ ऑफ नेट फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो 3 तरीके की फोर्सेस होती है, एक तो सरफेस पे लग सकती है, पूरी बॉडी पे लग सकती है, या सिर्फ एक लाइन पे लग सकती है। पूरी बॉडी पे लगता है आपका वेट हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर एक सरफेस की हम बात करें तो सरफेस में आपका प्रेशर हो गया और शियर स्ट्रेस हो गया, और लाइन फोर्सेस की अगर हम बात करें तो आपका सरफेस टेंशन हो गया। फिर फ्लूइड को मोशन कराने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, तो टोटल आपकी 6 फोर्सेस लगती है, जिसको हमने बोला पीवीसी का जीएसटी, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, टर्बुलेंस फोर्स और कंप्रेसिबिलिटी फोर्स। तो पीवीसी का जीएसटी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि न्यूटन ने बोला 6 फोर्सेस लगती हैं। उसके बाद आए रेनॉल्ड्स, रेनॉल्ड्स ने बोला कि यार आपकी जो कंप्रेसिबिलिटी और सरफेस टेंशन फोर्स है वो नहीं लगती है, काफी छोटी होती है, उन्होंने उसको अलग किया। फिर हमारे आए नेवियर, नेवियर ने बोला टर्बुलेंस को भी अलग कर दो। उसके बाद आया यूलर, यूलर ने बोला कि आप विस्कस को भी अलग कर दो, सिर्फ 2 फोर्सेस को कंसीडर करो, ग्रेविटेशनल और प्रेशर फोर्सेस को। विस्कस फोर्स को अलग कर दो, यानी कि फ्लूइड को कैसे मान लिया, इनविस्केड मान लिया, यानी विस्कोसिटी 0 मान ली। कंप्रेसिबिलिटी को अलग कर दिया, ठीक है, तो यानी कि वो मैक नंबर वाला जो टर्म था, है ना, मैक नंबर कम मान लिया। थर्ड उन्होंने टर्बुलेंस फोर्स को भी अलग कर दिया, यानी फ्लो को लैमिनार मान लिया। तो ये देखिए, अगर आपको असम्पशंस क्लियर है ना, तो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद रहेगा कि हाँ उन्होंने लैमिनार फ्लो की बात की थी, यानी कि टर्बुलेंस फोर्स तो पहले अलग कर दी, है ना, रिलेट करिए इनको। लैमिनार फोर्स को बात करें यानी टर्बुलेंस नहीं है, टर्बुलेंस नहीं यानी टर्बुलेंट नहीं होगा, फ्लो आपका टर्बुलेंट नहीं होगा, तो टर्बुलेंस को अलग कर दो। सेकंड उन्होंने क्या बोला कि फ्लो कैसा होगा, इन विस्कस होगा, यानी विस्कोसिटी उन्होंने अलग कर दी, विस्कोसिटी 0 मान ली,
है ना, तो फ्लो विस्कोसिटी 0 मान ली, ठीक। इसके बाद थर्ड उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सिर्फ ग्रेविटेशनल और प्रेशर फोर्स की वजह से आपका जो मोशन है वो हो रहा है। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन भी दी जिसको उन्होंने यूलर इक्वेशन बोला, जो कि बेस होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। यूलर इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे से फ्रेम नहीं होते हैं, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए dp अपॉन रो प्लस gdv प्लस vdv इक्वल्स टू 0। इसको जब हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें मिल जाती है बर्नौली इक्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें पहली टर्म बताती है प्रेशर को, दूसरी टर्म बताती है वेलोसिटी को जो v स्क्वायर अपॉन 2g होता है, और जो z होता है वो बताती है पोटेंशियल एनर्जी को या डेटम को। तो तीन चीजों का ये समेशन होता है, कई बार बता भी दिया, प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेटम, ये तीन चीजें बस आपको दिमाग में रखनी है। P अपॉन गामा या P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये अजम्पशंस आपको याद रखना है कि फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करना चाहिए, विस्कोसिटी 0 होना चाहिए और अलॉन्ग द स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अल्टीमेटली आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसके आगे की, जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, सेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर। तो ये कुछ ऐसे मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, जो कि बर्नौली इक्वेशन पे बेस होते हैं। आगे हम और भी डिवाइसेस पढ़ेंगे जो बर्नौली इक्वेशन पे बेस नहीं होते, है ना। वैसे बर्नौली इक्वेशन आपकी लगभग हमें सभी जगह यूज करनी पड़ती है फ्लूइड में, जब भी हम फ्लो को मेजर कर रहे होते हैं। तो आगे हम और भी चीजें देखेंगे, अभी के लिए इतने ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड स्माइल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।